वालेकुम, क्या फेट। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 62। आज के लेक्चर में हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर में दो फर्दर एरियाज को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक है प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज और दूसरा है नॉन करंट लाइबिलिटीज, जिसे हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी कहते हैं। लेकिन इन एरियाज की तरफ चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन हो तो उसको पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन हो तो उसको पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं? कोई क्वेश्चन नहीं जी। हाइब्रिड क्लास में से किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? हाइब्रिड क्लास में से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था अकाउंट स्टेटमेंट। अकाउंट स्टेटमेंट ये जैसे बैंक मंथली बेसिस पे अपने अकाउंट होल्डर को स्टेटमेंट भेजता है जिसमें पूरे महीने की ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, उसी तरह डेटर्स और क्रेडिटर्स भी एक दूसरे को मंथली बेसिस पे अकाउंट स्टेटमेंट्स भेजते हैं जिसमें पूरे महीने की ट्रांजैक्शन होती हैं। इसका मकसद ये होता है कि आप हमारी स्टेटमेंट को अपने रिकॉर्ड के साथ मैच कर लें, कहीं कोई एरर या ओमिशन नजर आए तो बता दीजिए ताकि उसको टाइमली बेसिस पे रिजॉल्व किया जा सके। ये होती है अकाउंट स्टेटमेंट। अकाउंट स्टेटमेंट और कंफर्मेशन लेटर में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि अकाउंट स्टेटमेंट्स दोनों पार्टीज डेटर क्रेडिटर्स एक दूसरे को भेजते हैं, इसमें ऑडिटर इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि कंफर्मेशन लेटर ऑडिटर ऑब्टेन करता है थर्ड पार्टी से, इसमें क्लाइंट इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। ये डायरेक्ट होता है कंफर्मेशन लेटर जो ऑडिटर डायरेक्टली थर्ड पार्टी से कंफर्म करवाता है। इसलिए हम ऑडिट में यूज तो दोनों को एविडेंस को कर लेते हैं, यानी कुछ जगहों पे हम अकाउंट स्टेटमेंट्स को भी चेक कर लेते हैं, कंफर्मेशन लेटर को भी चेक, लेकिन कंफर्मेशन लेटर ज्यादा रिलायबल है। ज्यादा रिलायबल क्यों है, क्या रीजन है? शाबाश, डायरेक्ट है जी। अकाउंट स्टेटमेंट के अलावा कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। डेटर्स और क्रेडिटर्स को जो हम कंफर्मेशन लेटर भेजते हैं तो क्या जरूरी है वो हमें रिप्लाई करे? जरूरी नहीं है, क्योंकि हम अपने क्लाइंट के ऑडिटर तो हैं, आगे उसके जो डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं उनके ऑडिटर तो नहीं है, तो वो जरूरी नहीं है कि रिप्लाई करें। नॉर्मली प्रैक्टिस हमें ये बताती है कि 60 to 70% रिस्पॉन्सेज आ जाया करते हैं, लेकिन अगर रिस्पॉन्स कोई नहीं आता तो हम फिर अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? हाई डिनोमिनेशन करेंसी नोट्स ऑफ हाई डिनोमिनेशन का मतलब है बड़ी वैल्यू वाले नोट, यानी 5000 का और 1000 वाला नोट, ये है हाई डिनोमिनेशन। इनको देख लें, जो 50-50, 100-100 वाले नोट्स है इनको देखने के ये जेन्युइन है कि नहीं जरूरत नहीं है, सरसी तौर पे देख लें। 5000 1000 वाले जरा ध्यान से देखिए। और की क्वेश्चन जी? क्या है डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली? हाँ, क्रेडिटर्स हैव डिक्लाइंड सिग्निफिकेंट। हमने इस साल के, ये तो एनालिटिकल प्रोसीजर है, हर एरिया में हम परफॉर्म करते हैं कि इस साल के जो भी आपके एसेट्स लायबिलिटी है, खास तौर पे इनकम और एक्सपेंस की वैल्यू है, अमाउंट है, उसको पिछले साल के साथ कंपेयर कीजिए। अगर अनयूजुअल इंक्रीज या डिक्रीज है तो उसे हमने क्लाइंट से इन्वेस्टिगेट करना है। अब ये चूंकि कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर पे हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा असल लिस्ट ये होगा कि क्या कोई ऐसे क्रेडिटर्स तो नहीं है जो पिछले साल थे और इस साल है ही नहीं, लिस्ट में ही नहीं शामिल। एक तो ये मसला है, और दूसरा लिस्ट में शामिल है लेकिन अमाउंट कम है, ये भी मसला है। इसका मतलब है कि कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है। तो यही कह रहा है कि कंपेयर करके आप देखिए, इनमें अगर आपको लगे कि डिक्लाइन हो गया सिग्निफिकेंटली तो आपने इसको इन्वेस्टिगेट करना। और कोई क्वेश्चन जी? और कोई क्वेश्चन नहीं है जी? चलिए फिर आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज भी हम थोड़ा सा पैटर्न अपना चेंज करते हैं। पहले हम कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो कंसेप्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहले, अच्छा, ज्यादा अहम जो एरियाज है ना वो आप पढ़ चुके हैं। अब इससे ऑनवर्ड जो होंगे आपके एरियाज वो नॉर्मली रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए होंगे। आज जो हम पढ़ रहे हैं प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज और नॉन करंट लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये भी रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार करवा रहा हूं, ठीक है। इसमें कुछ किसी हद तक केस स्टडी का एलिमेंट आएगा, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। लेकिन पहले हम एग्री कर लें, क्या हमें प्रोविजन और कंटीजेंसी के बारे में पता है कि ये क्या है, ठीक है। प्रोविजन क्या है, आप अकाउंटिंग में शायद पढ़ते होंगे, हमारे टीचर हमें बताया करते थे अक्रूवल में, प्रोविजन में और कंटीजेंसी में फर्क। एक तो होता है ना एक्सपेंस साइड, एक होती है इनकम साइड। एक्सपेंस साइड के लिए 3 वर्ड्स बोले जाते हैं, अक्रूवल, प्रोविजन, कंटीजेंसी। अक्रूवल का मतलब वो लायबिलिटी जो कंफर्म है, जिसकी टाइमिंग और अमाउंट कंफर्म है। प्रोविजन का मतलब वो जिसकी अमाउंट कंफर्म नहीं है, आप लेकिन अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, आप उसको रीजनेबली उसको मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, वो प्रोविजन है, उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। अक्रूवल तो कंफर्म अमाउंट, जैसे बिजली के बिल की अक्रूवल, बिल आ गया है,
ठीक है, आपने उसको अक्रूवल रिकॉर्ड करनी है। सैलरीज पता चल गया आपको कितनी है, उसकी अक्रूवल रिकॉर्ड करनी है। और कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी आप एस्टिमेशन प्रोविजन फॉर बैड डेट है, वारंटी है, प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं। और कुछ होते हैं जिनका आउटफ्लो प्रोबेबल या मेजरेबल ही नहीं होता, प्रोबेबल नहीं होता या मेजरेबल नहीं होता, उससे हम कहते हैं कंटीजेंसी या कंटीजेंट लायबिलिटी, उसको हम डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये या याद रखिए जो अक्रूड लायबिलिटी अक्रूवल्स वाला एरिया वो हम कवर कर चुके हैं, सैलरीज की अक्रूवल और जो दूसरे एक्सपेंसेस की अक्रूवल थी। अब ये जो एरियाज है ये है प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज। थ्योरेटिकली उसने दोनों एरियाज को अलग-अलग डिस्कस किया है, हालांकि प्रैक्टिकली दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एक ही एग्जांपल इसकी है हमारे सिलेबस में मोस्ट सिग्निफिकेंट, वो है लीगल केसेस, लिटिगेशन। अगर वही लीगल केस कंपनी के खिलाफ है, हमारे क्लाइंट के खिलाफ, और फैसला हो चुका है कि भाई इतने पैसे अदा कर दो, कोर्ट का फैसला आ गया, वो अक्रूवल बन जाती है। और अगर केस अभी पेंडिंग है, चल रहा है, फैसला नहीं हुआ, तो देखा जाएगा उसका आउटफ्लो प्रोबेबल एंड मेजरेबल है या नहीं है। अगर आउटफ्लो प्रोबेबल भी हो, मेजरेबल भी हो, तो फिर इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं। और अगर आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है या मेजरेबल नहीं है तो फिर इसको डिस्क्लोज किया जाता है। ठीक है, अब वही लीगल केस अगर आउटफ्लो प्रोबेबल और मेजरेबल होगा, प्रोविजन रिकॉर्ड होगी। और वही लीगल केस अगर आउटफ्लो प्रोबेबल या मेजरेबल नहीं है, उसको डिस्क्लोज किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए एग्जाम में वो आपसे केस स्टडी क्या पूछेगा, इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को सामने रखे। वो आपसे ये नहीं पूछेगा, जहां तक मेरी असेसमेंट है, कि प्रोविजंस को कैसे वेरीफाई करेंगे, इसके प्रोसीजर बताइए। ठीक है, कंटीजेंसीज को कैसे वेरीफाई करेंगे, इसके प्रोसीजर बताइए, नहीं पूछेगा। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहा है, खासतौर पर सब्सेंटिव प्रोसीजर में नहीं पूछ रहा, बहुत कम हो गया क्वेश्चन को टेस्ट करना रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। केस स्टडी में पूछेगा, वो आपको कोई ना कोई लीगल केस देगा और ये लाजमी पूछेगा। इस दफा वाले पेपर में जो आने वाला है, किसी ना कि मेरी जजमेंट है, जाहिर है जजमेंट हवाई जजमेंट नहीं है, ये एक्सपीरियंस की बेस पे है, कुछ नॉलेज है, कुछ ट्रेंड का एनालिसिस करके आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लीगल केस का पॉइंट किसी ना किसी क्वेश्चन में वो जरूर पूछेगा। वो हो सकता है रिस्क असेसमेंट का हो, वो हो सकता है सब्सेंटिव प्रोसीजर का हो, वो हो सकता है रिपोर्ट का हो, वो हो सकता है कोड ऑफ एथिक्स का हो, ये मुझे कहना, लेकिन इसका फेवरेट एरिया। तो वो आपसे किसी केस स्टडी में कोई लीगल केस पेंडिंग होगा, उसके बारे में पूछेगा, बताइए इसकी एप्रोप्रिएट प्रोविजन या डिस्क्लोजर्स को वेरीफाई करने के लिए आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। केस वो किसी भी किस्म का इंक्लूड कर सकता है। हो सकता है कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट ने सही परफॉर्म नहीं किया, कस्टमर ने उसका केस फाइल कर दिया। हो सकता है किसी एम्प्लॉय को हमने फायर किया, उसने कंपनी के खिलाफ केस कर दिया। हो सकता है कि प्रोडक्ट ऐसी थी जिससे बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा, गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी एक्शन ले लिया। कोई भी केस बना के वो हमसे ये कंसेप्ट टेस्ट करेगा। लेकिन एग्जाम में जब प्रोविजन एंड कंटीजेंसी को टेस्ट करेगा तो वो याद रखिएगा केस स्टडी की शक्ल में टेस्ट करेगा। और केस स्टडी में क्या कहेगा कि आप क्लाइंट के खिलाफ कोई लीगल केस पेंडिंग है। इसमें जो सबसे अहम सोर्स ऑफ एविडेंस है वो तो आपको पता होगा ना क्या होता है, हाँ, लॉयर से कंफर्म करना, लॉयर से उसका ओपिनियन लेना। और आपको याद होगा एक केस स्टडी में शायद हमने ये पढ़ा भी था कि लॉयर ने ज़बानी कलामी तो कह दिया था कि ठीक है, कंफर्म करने से इनकार कर दिया था। तो अगर लॉयर हमें कंफर्म करने से, एविडेंस देने से इनकार कर दे, वो क्या होता है, स्कोप लिमिटेशन। तो वापिस आते हैं प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। पढ़ा रहा हूं लेकिन याद रखिएगा कि आपने इसमें से वो पॉइंट पिक करने हैं जो आप केस स्टडी में यूज कर सकते हो। और केस स्टडी में क्या पूछेगा, लीगल केस पेंडिंग है, ये पूछेगा। प्रोविजन एंड कंटीजेंसी, अच्छा पेज के नीचे एंड पे उसने प्रोविजन, कंटीजेंसी और कंटीजेंट एसेट में कुछ फर्क बताया हुआ डेफिनेशन। वो अक्सर आप पूछते हैं और पूछते ही रहते हैं और पूछते ही रहेंगे, लेकिन वो एक जगह पे नोट कर लीजिए। जैसे आप सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में बार बार पूछते हैं ना, उसका मैंने आपको पेज नंबर बता दिया। तो उसी तरह ये प्रोविजन, कंटीजेंसी में क्या फर्क है, कंटीजेंट एसेट क्या होता है, कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में जितनी को ऑडिट में कंसेप्ट चाहिए, जितना को, वो आपका इस पेज पे है। किस पेज पे है, 147। तो एक 328 था पेज सब्सिक्वेंट इवेंट वाला और एक 147। तो अब आप, हाँ जी, कंटीजेंसीज के लिए तो ये कंटीजेंट प्रोविजन का जब कभी आपने पूछना हो कंटीजेंट, सर कंटीजेंट एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क है, पेज पे आ जाए 147। आइए जी, बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। प्रोविजन की रिकॉर्डिंग होगी, इसमें आउटफ्लो प्रोबेबल मेजरेबल होता है। कंटीजेंसी में डिस्क्लोज किया जाता है, आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं होगा या मेजरेबल नहीं, दोनों चीजें ट्रू होगी फिर प्रोविजन होगी। एक भी नहीं है और प्रोबेबल या मेजरेबल में से कंटीजेंसी। ऑब्टेन ए शेड्यूल ऑफ प्रोविजन एंड एग्री टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कह रहा है, क्या 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 समझा रहा है, जितनी भी प्रोविजंस हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट हो, चाहे प्रोविजन फॉर वारंटी हो, चाहे प्रोविजन फॉर, सबकी लिस्ट लो, टोटल करो,
ये प्रोसीजर हमने डेटर्स में भी किया था, ये प्रोसीजर हमने क्रेडिटर में भी किया था, ये प्रोसीजर हमने इन्वेंट्री में भी किया था, ये प्रोसीजर हमने फिक्स एसेट में भी किया था, याद है? हर एक का रिकॉर्ड डिफरेंट था, कभी लिस्ट ऑफ डेटर, कभी सब्सिडरी लेजर, कभी फिक्स एसेट रजिस्टर, कभी इन्वेंट्री शीट बोल देते थे हम इसको। रिकॉर्ड का नाम फर्क था लेकिन प्रोसीजर सब में सेम था कि डिटेल लिस्ट लो और उसे बैलेंस शीट के टोटल के साथ मैच करो। अच्छा बताइए, अगर एग्जाम में कोई लीगल केस आ गया उसमें ये वाला प्रोसीजर रेलिवेंट होगा? नहीं, क्योंकि वो तो एक केस की बात कर रहा होगा, ये तो सारी प्रोविजन की बात कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। रिव्यू लिस्ट ऑफ इंश्योर इट इंक्लूड्स नेसेसरी आइटम्स जैसे प्रोविजन फॉर वारंटी, रिडंडेंसी, लीगल केसेस, साइट रिस्टोरेशन एटसेट्रा, कंसीडरिंग आइटम्स नॉलेज एंड बाय कंपेयरिंग विद लास्ट ईयर। क्या कह रहा है? उस लिस्ट को पढ़ो और देखो क्या उसमें सारी आइटम जो इंक्लूड होनी चाहिए थी वो है या नहीं। अच्छा, कैसे पता चलेगा कौन कौन सी आइटम इंक्लूड होनी चाहिए थी? अपने नॉलेज की बेस पे कि हमें पता है बिजली का बिल तो पाकिस्तान में आता ही अगले महीने में है, बिजली के बिल की कोई ना कोई प्रोविजन अक्रूवल वगैरह जो है वो होनी चाहिए। अक्रूवल होती है नॉर्मली, या बैड डेट्स होता ही हो, जब भी डेटर्स करो क्रेडिट सेल करो बैड डेट होते ही होते हैं, प्रोविजन पे बैड डेट होनी चाहिए अपने नॉलेज की बेस पे। और कैसे पता चलेगा कौन कौन सी आइटम होनी चाहिए? नॉलेज की बेस पे और जजमेंट भी वही, और लिखा है अभी लास्ट ईयर के साथ कंपेयर कर लें कि जितने पिछले साल प्रोविजन थी इस साल भी सारी आइटम्स होनी चाहिए ना। ठीक है, दो चीजें हैं जब हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर के साथ। नंबर 1, क्या आइटम्स पूरी हैं? नंबर 2, क्या अमाउंट्स रीजनेबल है जितनी पिछले साल थी? दोनों चीजें देखनी है आपने। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में भी ये देखा था ना, पहला क्रेडिटर पूरे हैं कि नहीं ये भी देखा था, दूसरा क्रेडिटर्स की अमाउंट को भी देखा था। मिस्टर ब्राउन लास्ट ईयर में था, इस साल है ही नहीं, ये भी प्रॉब्लम। और मिस्टर ब्लैक लास्ट ईयर में भी था, इस साल भी है लेकिन उसकी अमाउंट कम है, ये भी कंप्लीटनेस की प्रॉब्लम। फिर इंश्योर अजम्पशंस आर रीजनेबल, प्रोविजंस कैलकुलेट करते हुए कुछ अजम्पशंस अप्लाई की जाती है। ठीक है, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट में, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट की एग्जांपल इसलिए नहीं दी कि वो डेटर्स के साथ कवर हो जाता है, वरना वो भी एक प्रोविजन ही है। या प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन में आप डिस्काउंट करते हैं उसको, वो क्या होती है साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट, तो डिस्काउंट रेट रीजनेबल होना चाहिए, वो अनयूजली हाई या लोन। तो अजम्पशन जो प्रोविजन चूंकि अजम्पशन पे बेस कर रही होती है अक्सर, तो अजम्पशन रीजनेबल होनी चाहिए। जी बताइए, ये सेकंड पॉइंट हमारे लीगल केस का अगर क्वेश्चन आ जाता है केस स्टडी, उसमें रेलिवेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि पूरी लिस्ट की बात कर रहा है। अजम्पशंस आर रीजनेबल, हाँ ये हो सकता है बिल्कुल। फिर 4, कंपेयर द लिस्ट ऑफ प्रोविजंस विद प्रीवियस ईयर टू आइडेंटिफाई एनी मेजर प्रोविजन हुज बैलेंस वाज डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली इन। ये तो वही क्राइटेरिया वाला वही आ गया, वही उधर एक्सप्लेन कर दिया, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, ये वही है कि आप लिस्ट को कंपेयर करके देखें अमाउंट में फर्क तो नहीं है। यहां पे 2 और 4 में क्या फर्क है? 2 और 4 में क्या फर्क है? 2 में वो नंबर पूरे कर रहा है कि सारी प्रोविजंस पूरी हो गई थी कि नहीं, 4 थी 5 ही थे ऐसी था, और 4 में अमाउंट्स देख रहा है रीजनेबल हो। 5, फॉर ईच प्रोविजन डिटरमिन वेदर इट मीट्स रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एज पर IFRS एंड हैज बीन मेजर्ड एट एडिक्वेट अमाउंट। हर प्रोविजन के बारे में ये देखो कि क्या ये क्राइटेरिया मीट करता है कि नहीं। इंडिविजुअल लीगल केस में ये आ सकता है कि नहीं? बिल्कुल आ सकता है कि प्रोविजन उसी सूरत में रिकॉर्ड की जाए जब क्राइटेरिया मीट करे। सेंड कंफर्मेशन लेटर टू लॉयर टू कंफर्म रिकॉग्निशन एंड एडिक्वेसी ऑफ प्रोविजन। लेटर कंफर्मेशन लेटर सेंड करो लॉयर को और उससे पूछो कि बताइए भाई अमाउंट ठीक है कि नहीं। ये तो पूछने की भी जरूरत नहीं है आपसे आएगा कि नहीं आएगा, पूछने के भाई ये नहीं आएगा ना फिर प्रोसीजर अगर, तो कोई भी नहीं आएगा लीगल केस में अगर ये प्रोसीजर नहीं। और मुझे याद आया मैंने आपसे पढ़ने को कहा था कंफर्मेशन, चैप्टर 14 लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन सा था? 7 था, जो भी था लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव था। कितने कौन सा स्टूडेंट पढ़ के आया? मेरे एक सवाल का जवाब दे, बस एक स्टूडेंट है पूरी क्लास में, आपसे सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं है। शाबाश, ये लीजिए, एक ही स्टूडेंट है, शाबाश। चले वैसे सबका कंसेप्ट रिफ्रेश हो जाइए, मुझे उसके लिए बता दीजिए। नहीं, प्राइस हो गया आपका प्राइस। कंफर्मेशन लेटर जब हम लॉयर को सेंड करेंगे उसमें एक इंफॉर्मेशन तो मैं बताता हूं, कोई और इंफॉर्मेशन आपने बतानी है और क्या कंफर्म करते हैं हम उससे लिस्ट ऑफ लीगल केसेस कंफर्म करवाते हैं। क्या बताइए क्लाइंट के खिलाफ कौन कौन से लीगल केसेस पेंडिंग है, ये तो वकील को ही पता होगा ना। ये इंफॉर्मेशन कंफर्म करवाते हैं। बताइए इसके अलावा क्या कंफर्म करवाते हैं? हाँ, अब हम उनसे पूछेंगे बताइए लीगल केस, तो ये लिस्ट आ गई, लिस्ट के साथ हमें ये भी बताइए कि लीगल केस कंपनी हार रही है कि जीत रही है, आउटफ्लो प्रोबेबल है कि नहीं है, और फिर अगर हार रही है तो इसकी अमाउंट भी बताइए कितनी अमाउंट। लीगल केसेस भी पूछते हैं, आउटकम भी पूछते हैं,
फाइनेंशियल इंपैक्ट भी पूछते हैं, तीनों चीजें। लॉयर को लेटर सेंड करेंगे, लिस्ट ऑफ लीगल केस भी पूछेंगे, उसके बाद आउटकम भी पूछेंगे क्या है एक्सपेक्टेड, और अमाउंट भी पूछेंगे फाइनेंशियल इंपैक्ट कितना है। चलिए बहरहाल ये सबसे अहम हमारा लीगल केसेस में प्रोसीजर होगा, इसको खास तौर पे आपने याद करना। रिव्यू वेदर प्रोविजन हैव बीन एडजस्टेड इन अकॉर्डेंस विद सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ये भी अहम है, ये भी लीगल केस में आएगा। क्या कहना चाह रहा है, ईयर एंड के बाद अगर लीगल केस का डिसीजन हो गया है तो अमाउंट को एडजस्ट करना है, ये समझा रहा है, क्योंकि ये एडजस्टिंग इवेंट है। और वो केस स्टडी याद आ गई जिसमें अक्सर केस स्टडी में होता है ईयर एंड के बाद फैसला होता है कंपनी हार जाती है, तो हमने प्रोविजन रिगार्ड करनी होती है कि नहीं करनी, यानी उससे प्रोविजन रिगार्ड है तो फिर उसको कंफर्म अमाउंट में बदलना होता है, जो भी अमाउंट फाइनल हो लीगल केस। उस केस स्टडी में हम ईयर एंड के बाद केस जीत गए थे, ईयर एंड पे प्रोविजन रिगार्ड की थी, याद है? ईयर एंड के बाद केस जीत गए थे, क्लाइंट ने कहा था प्रूडेंस कंसेप्ट है, रहने दो प्रोविजन, हमने कहा था प्रूडेंस कंसेप्ट नहीं है, एडजस्टिंग इवेंट है, एडजस्टिंग इवेंट है, रिवर्स करनी थी शाबाश, और उसने नहीं की थी तो वो मिस स्टेटमेंट थी, याद है? नेक्स्ट रिव्यू वेदर प्रोविजन, अच्छा ही हो गया। इंगेज एक्सपर्ट इफ नेसेसरी, अगर जरूरी हो एक्सपर्ट को एंगेज करो, जैसे लीगल केस में तो हम एक्सपर्ट कर, इसके अलावा बाज़ औक़ात कुछ कैलकुलेशन कम्प्लेक्स होती है ना, तो हमें CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट को एंगेज करना पड़ता है। वैसे तो हम खुद भी कैलकुलेशन में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ या और कुछ केसेस होते हैं, ठीक है, जैसे पेंशन लाइबिलिटी की वैल्यूएशन ना बड़ा कम्प्लेक्स काम होता है, वैसे फर्म भी कर सकती है, लेकिन बाज़ औक़ात फर्म अपने काम में बिजी होती है, तो उसके लिए एक्सपर्ट को भी एंगेज, अगर जरूरी हो तो प्रोविजन की वेरिफिकेशन में एक्सपर्ट को भी एंगेज करना। लेकिन आपने जो लीगल केस वाला पॉइंट आएगा ना केस स्टडी में, उसमें एक्सपर्ट को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि वो लीगल केस के केस में लॉयर होता है और आप डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट रिगार्डिंग कंप्लीटनेस एंड एडिक्वेसी ऑफ प्रोविजंस। ये रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं? रिटन इन्फॉर्मेशन, भाई रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिटन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट। रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिटन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है, किसको करती है? ऑडिटर को। कब? एंड में। ज़बानी कलामी थ्रू आउट ऑडिट, लेकिन रिटन फॉर्म में एंड ऑफ इट। ये क्यों जरूरी होती है? एविडेंस है। जिस तरह किसी लीगल केस में बयान हल्फी जरूरी होता है ना, याद है ना, जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, उसी तरह हमने भी मैनेजमेंट, जज ये लेता है ना, लेकिन उसके बावजूद फिर फैसला एविडेंस की बेस पे ही करता है। बयान हल्फी की बेस पे कोई जज फैसला नहीं करता, भाई ऐसे ही होता है ना। फैसला तो सबूतों क्या होता है, गवाहों और सबूतों के बयानात की रोशनी में होता है, कि उसकी कसम की रोशनी में होता है, नहीं। उसी तरह हमने भी मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी होती है। भाई कसम खा के बताओ सारी प्रोविजन रिकॉर्ड कर लिया, कोई हमसे छुपाई नहीं है, क्योंकि हमें हमारे सीनियर्स ने कहा हुआ है कि अक्सर मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो इसीलिए हम कहते हैं भाई कसम खा के बताओ कि आपने सारी प्रोविजन। तो मैनेजमेंट यहाँ पे एंड पे मैनेजमेंट से कसम बयान हल्फी भी ले लो, कसम उठवा लो मैनेजमेंट से। क्या कसम उठवा लो? कि सारी प्रोविजन कंप्लीट है और अमाउंट एडिक्वेट है। तो मैनेजमेंट कहती सर यही कसम लेती थी तो शुरू में ले लेते, सारा काम तो ना करना पड़ता, सारा काम तो ना करना। यस नहीं, नो सर नो। हम कहें नहीं, ये फिर भी काम करना पड़ता। जब तक जज बयान हल्फी लेते रहेंगे लेकिन फैसला सबूत और गवाहों के बयानात की रोशनी में करते रहेंगे, तब तक हम भी रिटन रिप्रेजेंटेशन भी लेते रहेंगे, लेकिन ओपिनियन फिर भी एविडेंस की बेस पे दिया करेंगे। और ये ऊपर एविडेंस है, ये सारा एविडेंस इकट्ठा किया आपने। पाकिस्तान में 2-3 साल बाद काम खत्म हो जाना है। ओके 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 ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, कंटीजेंसी की तरफ चलते हैं। लिटिगेशन, अच्छा पहला कंटीजेंसी। अच्छा कंटीजेंसीज क्या है भला? इसके ये भी आपके जहन में लीगल केस ही है, ये भी लीगल केस, लेकिन ये वो लीगल केस है जो अभी शुरू के स्टेजेस में है, स्टार्टिंग फेज में है। कह रहा है फॉलो अप कंटीजेंसीज रिपोर्टेड इन लास्ट ईयर। फॉलो अप का मतलब क्या होता है? फॉलो अप का मतलब क्या होता है? बाद में अपडेटेड इंफॉर्मेशन लेना, अपडेटेड इंफॉर्मेशन लेना। ये कंफर्मेशन में भी यूज होगा। कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, जवाब नहीं आया, वो कहेगा फॉलो अप कर। फॉलो अप का मतलब क्या? पूछो भाई जवाब क्यों नहीं दिया आपने, जवाब क्यों नहीं दी? तो फॉलो अप पिछले साल की कंटीजेंसी जो थी इनको फॉलो अप किधर गई है? पिछले साल 10 थी, इस साल 7 हैं, 3 किधर गई हैं? 3 किधर गई है? वो कहेगा 3 सर इस साल रिजॉल्व हो गई हैं। नहीं, बल्कि ये नहीं कहेगा, क्या कहेगा? सर उनमें से जो पिछले साल 10 थी ना, उनमें से 5 इस साल रिजॉल्व हो गई हैं, और 2 नहीं आ गई। ये है फॉलो अप करना। पिछले अगर तो सिचुएशन एज इट इज रहे ना, तो जो हम एज्यूम करते हैं ऑडिट में कि अगर
कोई बड़ा इकोनॉमिक चेंज नहीं आया किसी कंट्री में, तो जो पिछले साल के रिजल्ट है वही इस साल होने चाहिए। ये हमारी प्रिजम्पशन होती है जिस पे हम ऑडिट स्टार्ट करते हैं कि हर अगर कोई भी चीज चेंज हुई है उसके पीछे रीजन होनी चाहिए, वरना सारी अमाउंट्स वही होनी चाहिए जो कि लास्ट ईयर में थी। ये हमारी assumption, एक्चुअली कभी नहीं ऐसा होता, लेकिन हमारी assumption होती है ताकि कहीं पे भी कोई चेंज आ रहा है उसकी वैलिड रीजन हम इंक्वायर करें। तो यहां पे पिछले साल की जितनी कंटीजेंसीज थी हम क्लाइंट से पूछेंगे बताइए क्या है लिस्ट, उनमें से या तो इस साल वो एडजस्ट हो जानी चाहिए, विड्रॉ हो जानी चाहिए, या इस साल क्लोजिंग में आ जानी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जो पिछले साल की रिकंसाइलिंग आइटम थी, ठीक है, वो सारी की सारी इस महीने अगले महीने में भी आ जानी चाहिए, लेकिन कौन सी वाली नहीं आएंगी? जो उस महीने में एडजस्ट हो चुकी है, ऐसे ही है ना। तो आपको क्लोजिंग रिकंसाइलिंग आइटम को वेरीफाई, ओपनिंग को भी तो देखना चाहिए कि पिछले साल कितनी थी, उनमें से कितनी इस साल एडजस्ट हो गई, बाकी क्लोजिंग में आ जाए। इसी तरह कंटीजेंसी में कह रहा है फॉलो अप करो, कर लिया जी फॉलो अप। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है ऑब्टेन डिटेल ऑफ मैनेजमेंट इंक्वायर अप्रोच टेकन बाय मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई कर। मैनेजमेंट से पूछे भाईजान आपके पास लिस्ट है कंटीजेंसी की, सारी एक एक कंटीजेंसी के बारे में पूछे, ये क्या चीज है वो क्या चीज है। सबसे बड़ी आइटम्स क्या होंगे? लीगल केसेस। उनसे पूछेंगे भाई आपको कैसे पता चलता है लीगल केसेस आ गया, कंटीजेंसी रिगार्ड करनी है, कैसे पता चल? ये देखिए लास्ट लाइन, इंक्वायर अप्रोच टेकन बाय मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई कंटीजेंसीज। मैनेजमेंट कहेगी सर या तो जो जिस बंदे ने हमारे खिलाफ केस करना होता है या तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में नोटिस भेजता है या हमारे लॉयर्स को नोटिस भेजता है, तो हम यहां से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कंटीजेंसी। लेकिन बाज़ औक़ात कभी कभार ऐसा होता है अखबार में कोई खबर आ जाए ना जिसमें हमें पता चले कि हमारे रेस्टोरेंट में का खाना खा के कुछ गेस्ट बीमार पड़ गए हैं, उन्होंने अभी केस फाइल किया नहीं है लेकिन कर सकते हैं, तो हम वहां से भी पिक कर लेते हैं। हम फिर नोटिस आने का इंतजार नहीं करते। क्या करना चाहिए इस केस में? नोटिस आने का इंतजार। IAS 1037 पढ़ा है ना आप, उसमें एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, वो कहता है क्योंकि इवेंट अगर हो गया तो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। ठीक है, हमने कहा ये अच्छा काम करते हैं आप, बिल्कुल इससे कंटीजेंसी आइडेंटिफाई हो जाएंगी। चेक स्टेटस ऑफ कंटीजेंसी सब्सिक्वेंट टू रिपोर्टिंग पीरियड। जिस तरह ओपनिंग कंटीजेंसीज को देखा था वो इस साल एडजस्ट हुई कि नहीं हुई, उसी तरह क्लोजिंग कंटीजेंसीज को देखेंगे वो अगले साल एडजस्ट हुई। क्यों? क्योंकि अगर वो नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट हो गई तो वो एडजस्टिंग इवेंट है, एडजस्टिंग इवेंट है, उसको उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देंगे। भाई ऐसा ही है। यस सर। डायरेक्टली कम्युनिकेट लेटर ऑफ इंक्वायरी विद एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। ये थोड़ा सा आपको सेंटेंस लग रहा होगा मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब एक ही है, क्या लॉयर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करो। ठीक है, इसमें लीगल काउंसिल से मुराद लॉयर है, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मुराद बाहर का। इसका मतलब है बाज़ औक़ात कंपनी का कोई एम्प्लॉय भी होगा लॉयर, कंपनी का कोई एम्प्लॉय भी होगा लॉयर। अगर कंपनी का तो जाहिर है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। एक्सटर्नल लॉयर ने हमें कोई रिटर्न कंफर्मेशन दे दे, उसका रिलायबिलिटी ज्यादा है। अगर वो कोई इन हाउस लीगल काउंसिल हो उसकी रिलायबिलिटी कम होगी। उस सूरत में हो सकता है कि हम अपने किसी लॉयर से राब्ता करके उसे केस की डॉक्यूमेंट्स पढ़ाएं, और कहीं कंपनी का लॉयर तो कहता है वो जीत जाएंगे। आप बढ़ के बताइए इस तरह के केसेस में क्या होता है। वकीलों को प्रेसिडेंट का पता होता है, प्रेसिडेंट समझते हैं पास में इस तरह के केसेस का क्या नतीजा निकला था, वही वो बता देते हैं उस हिसाब से। फिर टू आइडेंटिफाई अनडिस्क्लोज कंटीजेंसीज, टू आइडेंटिफाई अनडिस्क्लोज कंटीजेंसीज। चेक जो कंटीजेंसीज, अच्छा ये ज्यादा रिस्की है। जो रिकॉर्डेड अमाउंट की वेरिफिकेशन ये भी ठीक है होनी चाहिए, लेकिन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी साइड पे आपको पता है अनरिकॉर्ड होने का कंप्लीटनेस का रिस्क ज्यादा है। इंक्वायरी मैनेजमेंट इंक्लूडिंग इन हाउस लीगल काउंसिल से पूछे कोई सर अनडिस्क्लोज कंटीजेंसी तो नहीं है जो आपने ना बताई हो, डेफिनेटली वो क्या कहेंगे कोई नहीं है, लेकिन पूछना फिर भी फर्ज है, हुज्जत पूरी करने। रिव्यू मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ दोस्त साहब गवर्नेंस एंड कम्युनिकेट बिटवीन एंटिटी एंड सेक्टर। हाँ, मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ ले। अगर कोई ऐसी चीज हुई जो उन्होंने हमें नहीं बताई हुई ना, मिनट्स में लाजमी होगी, ये अहम कंसेप्ट है। मिनट्स में मीटिंग में डिस्कस हुई होगी और मिनट्स में उसका रिकॉर्ड होगा, लेकिन उसके लिए मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ना पड़ेंगे, जो अक्सर हम लोग नहीं पढ़ते थे। वो लंबे से होते थे, बड़े से होते थे, और अजीबो गरीब सी बातें। उस वक्त स्टूडेंट होते थे, हमें सारी बातें फारगी लगती थी, लेकिन अब पता चलता है कितने बड़े बड़े बिजनेस प्रपोजल की डिस्कशन होती थी, बिजनेस इनसाइट होती थी उन लोगों की। बिजनेस के गुरु होते हैं सारे डायरेक्टर्स, वो अगर मिनट्स पढ़ते हैं ना तो बिजनेस सेंस भी डेवलप होती है कि बिजनेसमैन डिसीजन मेकिंग कैसे करता है। लेकिन बहरहाल हमें उससे क्या, हमने कहा ना हमारा बिजनेस ना हमारा लेना ना देना। लेकिन बहरहाल प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जाते हैं तो फिर अपने क्लाइंट्स को आपको एडवाइस करना पड़ता है, तो वो काम आती है चीजें। रिव्यू लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट, हालांकि लीगल एक्सपेंस का एरिया नहीं है। वो कहता है इसके पीछे कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि ऐसा तो हो सकता है क्लाइंट किसी लीगल केस के बारे में आपको ना बताए,
लेकिन ऐसा नहीं हो सकता उसकी पेमेंट ना करे वकील को। इसीलिए हम क्या करते थे, मुझे याद है जब मैं जूनियर था, पहला मेरा ऑडिट क्लाइंट था, उससे पहले एक नॉन इंश्योरेंस क्लाइंट था, वैल्यूएशन करनी थी कंपनी के शेयर्स की, पहला क्लाइंट जो था मेरा। फिर बाद दूसरे क्लाइंट में वो एक बैंक था, तो उसमें मेरे सीनियर ने मुझे जो एरिया दिया एक्सपेंस, वो था लीगल एक्सपेंसेस का। और मुझे आज तक याद है सीनियर ने कहा था इसमें हर आइटम को वेरीफाई करना है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा सर ऑडिट में तो लिखा हुआ है मटीरियलिटी लेवल सैंपल बेसिस, तो आप कह रहे हैं इसमें से हर आइटम को सेलेक्ट करना है, 100% सिलेक्शन करनी है। तो उस वक्त सीनियर ने समझाया कि कुछ सारे ऑडिट में 100% नहीं करवा रहा, कुछ एरियाज पे 100% टेस्टिंग करवा रहा हूं। और इसका क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि इनमें रिस्क ज्यादा है। तो बताने लगा लीगल एक्सपेंस, मैंने कहा लीगल एक्सपेंस तो छोटा सा है, ये 4-5 लाख का है। उस वक्त 4-5 लाख भी बहरहाल बड़ी अमाउंट होती थी, लेकिन कंपैरेटिवली स्मॉल एक्सपेंस था। मैंने कहा सर आप कहें तो साथ ही रिपेयर एक्सपेंस पड़ा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट पड़ा हुआ है, ये मिलियंस में, इसको ना कर लो। उनका नहीं, इस लीगल एक्सपेंस एरिया को मैं इसकी अमाउंट की वजह से वेरीफाई नहीं करवा रहा, रिस्क की वजह से। इसको वेरीफाई करते हुए हमने असल में लीगल एक्सपेंस को वेरीफाई नहीं करना, वो लीगल केसेस कंप्लीट हमें क्लाइंट ने बताया है कि नहीं, वो वेरीफाई करना है। तो मेरा टास्क ये था, उसमें जो प्रोसीजर था वो ये था कि लीगल एक्सपेंस में सारे वाउचर्स को निकालना है, उनकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पढ़नी है कि कौन सा एक्सपेंस किस केस की पेमेंट है, और उस केस को जो क्लाइंट ने हमें लिस्ट दी थी साथ में मैंने टिक लगाना था कि ये वाले केस की पेमेंट है, ये लिस्ट में मौजूद है, ये वाले केस की पेमेंट है, ये लिस्ट में मौजूद है। अगर क्लाइंट ने आपको कोई लिस्ट में केस इंक्लूड नहीं किया, पेमेंट तो की होगी ना। जब आप लीगल एक्सपेंस को रिव्यू करेंगे और जिस पेमेंट जिस केस की है उसे इंश्योर करेंगे कि लिस्ट में आ जाए। अगर कोई क्लाइंट ने हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी, वो पकड़ी जाएगी, पेमेंट तो की होगी। ये है रिव्यू लीगल एक्सपेंस का अकाउंट। हालांकि वेरिफिकेशन एक्सपेंस की नहीं कर रहे, वेरिफिकेशन प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज की है, लेकिन लीगल एक्सपेंसेस रिव्यू करने से जो अनआइडेंटिफाइड लीगल केसेस हैं वो सामने आ जाएंगे। रिव्यू बिजनेस प्रेस एंड जर्नल फॉर पॉसिबल इंडस्ट्री वाइड कंटीजेंसीज। बात कुछ कंटीजेंसीज होते हैं जो सारी इंडस्ट्री को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे वो एपीएस वाला टैग जब हुआ, उसके बाद सारी एजुकेशन इंडस्ट्री में उन्होंने एक कंटीजेंसी इंपोज कर दी। क्या कि आप सब ने अपनी प्रेमिसेस के इर्द गिर्द सिक्योरिटी में खारदार तारें लगानी है, सिक्योरिटी कैमरा पर, अगर नहीं तो फिर आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगी। हो सकता है आप लाइसेंस कैंसिल हो जाए, कॉलेज बंद हो जाए, स्कूल कॉलेज वगैरह जो भी। तो इसलिए कुछ बाज़ औक़ात ऐसे कंटीजेंसीज होती है या ऐसे इवेंट्स होते हैं जो किसी एक कंपनी को नहीं पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। वो आपको कहां से पता चलेंगे? बिजनेस न्यूज वगैरह से, न्यूज़पेपर से। अब बाज़ औक़ात पाकिस्तान में तो शायद चंदे की न्यूज़पेपर है जो कि बिजनेस न्यूज़ पे बेस कर रहे हो, ठीक है। वैसे कोशिश किया करें कभी कभार टाइम फ्री हो तो बिजनेस न्यूज़ को सरसरी तौर पे देख लिया करें, ठीक है। बाकी के अखबार नहीं, वो टाइम वेस्टेज है, कुछ नहीं निकलता उनमें से। बिजनेस न्यूज़ में फिर भी कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए अच्छी चीज़ें होती हैं। तो उसमें आपको किसी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या इवेंट्स हो रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। हमारे पार्टनर होते थे ना, वो उनको पता होता था। साल के बाद आते थे क्लाइंट पे, लेकिन उन्हें 6-7 महीने पहले उस क्लाइंट के हवाले से जो खबर किसी अखबार में आई थी ना, उनको पता था, याद रखते थे, वो नोट करके रख लिया करते थे अपनी डायरी में या जो भी उनके वर्किंग पेपर होते थे कि इस क्लाइंट में ये सब्सिक्वेंट एक आग लगी थी हमारे क्लाइंट के एक वेयर हाउस में, वो थी साल के दौरान में कोई अप्रैल मई में। ये रेंट के बाद जब आए हमें नहीं पता था उसका, क्योंकि हमारी प्लानिंग तो बाद में हुई। ये रेंट पे आए तो पार्टनर ने आते ही ये सवाल पूछा, हमें उन्होंने उसका ट्रीटमेंट क्या किया। हमने कहा सर हमें तो अभी इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। हालांकि तकरीबन हमें महीना हो गया था, लेकिन पता ही नहीं था, क्लाइंट भी नहीं बताता। क्लाइंट कहता है जो खुद नहीं पूछ रहा, हमें क्या जरूरत है बताने की, ठीक है। तो पार्टनर ने इसका किसी ने नोट किया। तो जब आप ये न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं, बिजनेस प्रेस जर्नल्स पढ़ते हैं, तो इससे आपको उस इंडस्ट्री या उस कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कंटीजेंसीज का बायस होती है वो पता चल जाता है। किसी वैसे एग्जाम्पल बता सकते हैं न्यूज़पेपर की जो जिसमें बिजनेस, फोर्ब्स नहीं, पाकिस्तान में जो जिसमें पाकिस्तान से रिलेटेड खास तौर पे खबरें आती हो। डॉन में, डॉन जी हाँ, हाइब्रिड क्लास में है किस जी, बिजनेस रिकॉर्डर, शाबाश, हाँ ये अच्छी एग्जांपल दिया है, पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ आती है। चले बहरहाल, ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट रिगार्डिंग कंप्लीटनेस ऑफ, ये वही रिटन रिप्रेजेंटेशन आ गया, क्लियर जी। ये है हमारे परफियन एंड कंटीजेंसी के एरियाज। अच्छा, अब आगे चलते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मुश्किल तो नहीं कोई? अच्छा, सबसे मुश्किल प्रोसीजर आपको कौन सा लगा परफियन एंड कंटीजेंसी में? कोई भी नहीं। और सबसे अहम कौन से वाला लगा? लॉयर को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, वो अहम था। और रिव्यू लीगल एक्सपेंस, वो भी इंटरेस्टिंग था, ठीक है जी। फिर ये जरूर आपने लिख लेने हैं सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारा एरिया है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में नॉर्मली क्या चीजें होती हैं? बैंक लोन्स हैं, बिल्कुल यही होगा। क्या एविडेंस होगा, क्या प्रोसीजर जजमेंट की बेस पे? सबसे अहम आपका एविडेंस क्या होगा? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होगा?
लोन एग्रीमेंट, शाबाश। अब लोन या लीज एग्रीमेंट, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन में कह दे कि वो लीज लायबिलिटी है। अच्छा, अगर लोन लिया, एक तो होगा लोन लिया हुआ, एक होगा रीपे किया होगा। क्या हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग को वेरीफाई करते हुए सिर्फ जो लोन लिया उसको वेरीफाई करना है कि रीपेमेंट्स को भी? रीपेमेंट्स को भी, बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब है जिस तरह फिक्स एसेट का शेड्यूल बना था ना, अगर मैं आसानी के लिए कोई मिलता जुलता शेड्यूल बनाना चाहूं तो लॉन्ग टर्म लोन का भी बना सकता हूं। अगर शेड्यूल बन जाए तो आपका काम आसान, आपने सिर्फ एक टारगेट ज़हन में रखना है कि इस शेड्यूल के अंदर हर आइटम को मैंने वेरीफाई करना है। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म लोन का रफ सा शेड्यूल बनाऊं, ये है जी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसमें सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग, ये आएगा लोन फ्रॉम एमसीबी, यूबीएल, ठीक है। और हो सकता है किसी डायरेक्टर से लोन लिया हो, डायरेक्टर से भी तो ले सकते हो। फिर इसके बाद ये क्या होगा? हाँ, अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, रीपेड, इंटरेस्ट लादा से होगा, वो इंडिविजुअल लोन को वेरीफाई करते हुए करेंगे। एमसीबी 100 मिलियन स्टार्ट में था, पेमेंट कर दी 30 की, रिमेनिंग 70। स्टार्ट में कोई नहीं था, ड्यूरिंग द ईयर 50 आया, स्टार्ट में 25 था, ड्यूरिंग द ईयर 25 0। ये कुछ शेड्यूल है हमारे पास। हर एक को अलग-अलग वेरीफाई करेंगे कि इकट्ठा? क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1, प्रीवियस ईयर के साथ एग्री कर लिया। फिर बैंक से कंफर्म, बैंक स्टेटमेंट से पेमेंट्स कंफर्म कर ली और रिसीट कंफर्म कर ली। जो ड्यूरिंग द ईयर न्यू लोन लिए उनकी अप्रूवल भी ले ली और लोन एग्रीमेंट भी ले लिया। फिर लोन एग्रीमेंट को पढ़ा हर एक केस में, किस लिए? ताकि देखा टर्म्स एंड कंडीशन। एक तो ये देखे कि जो रीपेमेंट हो रही है वो लोन की टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक हो रही है कि नहीं, और दूसरा कहीं सबसे अहम केस स्टडी में टेस्ट कर सकता है। अहम पॉइंट क्या? लोन एग्रीमेंट को पढ़ के हमने ये देखना है किसी कंडीशन की वायलेशन तो नहीं की। ये बहुत अहम पॉइंट है, बहुत अहम पॉइंट है, ठीक है। प्रैक्टिस में मैंने कभी नहीं ये लोन एग्रीमेंट पढ़ा, आते थे उसमें सिर्फ कुछ चीजें होती थी फाइनेंशियल। लोन एग्रीमेंट में ना बहुत सी चीजें एग्री की जाती है, फाइनेंशियल भी नॉन फाइनेंशियल भी, ठीक है। अब आके एहसास होता है कि प्रैक्टिस में कितने सीखने के मौके थे, लेकिन हम सिर्फ ये कि जी बस काम से जान छुड़ाए तो नहीं किया करते थे। हालांकि पढ़ते तो कुछ और ही लेवल होता। बहरहाल तो हम एग्रीमेंट को पढ़ते जरूर थे, लेकिन उसमें सिर्फ जो फाइनेंशियल एलिमेंट्स वाली चीजें होती थी उनके ऊपर फोकस करते थे। हालांकि नॉन फाइनेंशियल में भी अगर कोई कंडीशन एक भी ऐसी आ गई ना जिसकी वैल्यूएशन है, तो वो सारे का सारा जो लोन की अमाउंट होती थी वो इमीडिएटली रिपेबल हो जाती थी। नॉन फाइनेंशियल कंडीशंस का भी इंपैक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो हमें इसीलिए लोन एग्रीमेंट को आपने जब कभी प्रैक्टिस में भी मौका मिले तो जरूर पढ़िए, टाइम हो तो जरूर पढ़िए। अगर क्लास ना हो उस दिन रिपोर्टिंग की, BFD की, तो फिर जरूर पढ़िए। हाँ, अगर क्लास है तो फिर क्लास ले के बाद वापस, हाँ पिक्चर नहीं ले, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। हाँ जी, ये ना व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कोई और करते हो, शेयर हो जाए एग्रीमेंट क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल। चलिए अब हम देखते हैं कि वो हमें क्या बता रहे। तकरीबन कमोबेश यही चीजें बता रहा होगा। अगर कोई नई चीज आई तो हम उसको चेक कर लेंगे। अब देखते हैं हमारी जजमेंट और उसके प्रोसीजर कितने मैच करते हैं। पहला, ऑब्टेन शेड्यूल ऑफ ऑल बोरोइंग्स विद ओपनिंग बैलेंस, न्यू बोरोइंग्स, रीपेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस, एड द बैलेंस विद। ये रूटीन का प्रोसीजर, सारे यही प्रोसीजर फिक्स एसेट में भी था, इन्वेंटरी में भी था, डेटर्स में भी था, क्रेडिटर्स में भी था, सब में तकरीबन ये रूटीन का प्रोसीजर होता है, एग्री करना होता है। इंस्पेक्ट लोन एग्रीमेंट फॉर ईच लोन, चाहे नया है चाहे पुराना है, लोन एग्रीमेंट को इंस्पेक्ट किस लिए? आगे रीजन बता रहा है। फॉर सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी के तौर पे क्या चीजें है भाई? रीपेमेंट शेड्यूल क्या था, उसके लिहाज से करंट और नॉन करंट की क्लासिफिकेशन भी करनी होती है और ये भी देखना होता है उसके लिहाज। बल्कि मुझे केस स्टडी याद आ गई, उसमें उसने रीपेमेंट शेड्यूल दिया था। अब फर्ज कीजिए अगर वो आपसे कहता है ओपनिंग में 100 मिलियन है और ये ओपनिंग में ये 100 मिलियन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे होगा क्वार्टरली। ओपनिंग में कितना है? 100 मिलियन, 10 क्वार्टरली इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे होगा, और क्लोजिंग में पेएबल है 7 मिलियन। प्रॉब्लम है कि नहीं? ये केस स्टडी में से एक क्वेश्चन उठाया मैंने और ये मुश्किल केस स्टडी थी। प्रॉब्लम है कि नहीं? हाँ जी, 7th हैंड पे गलत है। शाबाश, क्यों गलत है? 6 होना चाहिए। ओपनिंग में अगर 100 है, हर महीने हर क्वार्टर के बाद 10 पे हो रहा है, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 पेमेंट होनी चाहिए।
तो 100 की बजाय 60 होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में, इस साल क्लोजिंग में वो 70 था। इसका मतलब है 10 यहाँ तो पे नहीं किया, यहाँ पे किया तो किसी और का रिकॉर्ड हो गया है। इसको ये रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन था नेक्स्ट चैप्टर का, हमने इसमें रिस्क असेस करना है। फिर इसे भी आ गया, ये तो आसान था। अब इसे भी अगला, इससे भी मुश्किल उसी केस स्टडी में था। क्या उसने कहा था इंटरेस्ट रेट है 10% और एक्सपेंस अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ था 10 मिलियन। इंटरेस्ट रेट था तो 100 मिलियन में 10%, 10 में। हाँ शाबाश, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था कि आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। वो 100 मिलियन पे 3 महीने के लिए है, फिर उसके बाद 90 मिलियन पे 3 महीनों के लिए, फिर 80 पे 3 मिलियन के लिए, फिर 70। ये आसान थोड़ी थी, आपने पहले नहीं की होगी ये कैलकुलेशन, की हुई है, मैंने तो नहीं सीखा। अच्छा अकाउंटिंग पढ़ी हुई है आपने? BRS बनानी तो ना आई, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये आपका बैच भी मैं मशहूर करूंगा, ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट का बैच जिसको BRS नहीं बनानी आती, हमने कभी सीखी नहीं BRS बनाना, ये मैं मशहूर करूंगा। आपको बताया था? हाँ वही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहे न्यू बोरिंग के लिए चेक भाई होना चाहिए, जाहिर है। और फिक्स एसेट खरीदा था छोटा सा, उसके लिए अप्रूवल थी, बेचा था उसके लिए अप्रूवल थी, इसके लिए अप्रूवल नहीं होगी लॉन्ग लोन के लिए? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, फ्रॉम मिनट्स ऑफ BOD आर रेलिवेंट मीटिंग आल्सो चेक दैट रेलिवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हैव बीन कंप्लाइड। क्या लोन के हवाले से स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है कोई? कहां लिखा है? कैप 7 चैप्टर 7 में। 7 था कि कौन सा था, आगे पीछे था? मॉर्गेज एंड चार्जेस। जब कभी लोन लेंगे रजिस्टर कर, यही कह रहा है। रिक्वायरमेंट्स देख लो, हमने भी देखना रजिस्टर हो गया कि वरना तो अनसिक्योर्ड होगा। फिर कंफर्म लोन रीपेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर विद पेमेंट्स रिकॉर्डेड इन कैश। ये था, इसके ऊपर उसने केस स्टडी बना ली थी, इन दो के ऊपर, इन दो के ऊपर। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन नहीं बनाया उसने। आपको रीपेमेंट शेड्यूल देके अमाउंट दे दी, बैलेंस शीट की भी इनकम स्टेटमेंट की, ना बैलेंस शीट की ठीक थी ना इनकम स्टेटमेंट का इंटरेस्ट ठीक था। ये समझ आ रहा है? लोन एग्रीमेंट लीजिए और उसमें देखिए रीपेमेंट उसके मुताबिक हो रही है कि नहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी एक्यूरेटली कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं टर्म्स ऑफ द लोन के साथ। ये दोनों कंसेप्ट समझ आ रहे हैं? ठीक है, विद कैश बुक एंट्रीज बैंक। ठीक है, सेंड कंफर्मेशन लेटर टू लेंडर टू कंफर्म आउटस्टैंडिंग बैलेंस। कितने तीन है तो इसमें से कितनों को? 2 को भेज दे, तीनों को भेज दे। भाई इसका बैलेंस तो 0 आ रहा है, नील हो गया। फिर भी ये तो क्लाइंट ने कहा है ना, हमने कंफर्म करना है। जैसा बैंक अकाउंट ड्यूरिंग ईयर क्लोज हो जाए उसको कंफर्मेशन लेटर भेजते हैं कि नहीं भेजते? लॉयर को भी भेजो। इंक्वायर मैनेजमेंट अबाउट कंप्लायंस विद कोविनेंट। कोविनेंट क्या होता है? कंडीशंस ऑफ द लोन, लोन एग्रीमेंट है उसकी कंडीशन। आल्सो परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल रिलेटेड टू सच कंप्लायंस। ये लाइन नहीं आपको समझ आई होगी, शर्तिया क्या कह रहा है? कह रहा है टेस्ट चेक करो कि क्या उन कंडीशन की कंप्लायंस हो रही है कि नहीं हो रही। अगर लोन एग्रीमेंट लिखा था कि पहले इंटरेस्ट पे होगा बाद में डिविडेंड, तो देखो इंटरेस्ट के बगैर डिविडेंड पे तो नहीं हो गया। अगर लोन एग्रीमेंट में लिखा था कि कम से कम करंट रेशो 2:1 होनी चाहिए, तो देखिए कहीं रेशो कम तो नहीं होगी। टेस्ट करे मतलब चेक करे कि क्या सिर्फ कंडीशन को पढ़ नहीं लेना, कंडीशन को चेक भी करना पूरी हो रही है कि नहीं। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। रिव्यू मैच्योरिटी डेट्स ऑफ लोन टू इंश्योर प्रॉपर करंट और नॉन करंट है। मैच्योरिटी डेट देख ले कौन सी, रीपेमेंट शेड्यूल से पता चल जाता है ये। इंश्योर एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर, इंटरेस्ट रेट, रीपेमेंट टर्म्स और सिक्योरिटीज का डिस्क्लोजर आता है। सिक्योरिटीज का तो कंफर्म आता है, तो पता है ना आपको। इंटरेस्ट रेट का भी आता है, कभी डिस्क्लोजर बनाए जिसमें हम देखते हैं कि रेंजिंग इंटरेस्ट रेट रेंज फ्रॉम 10% टू 15%। ये है, ये कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट रेट आप देखा है नोट्स द अकाउंट्स में डिस्क्लोज हुआ हो? कभी नहीं देखा, कभी। अच्छा, आप अब इसका जवाब नो ना कह दीजिएगा खुदा के वास्ते। आपने कभी जिंदगी में किसी एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को पूरा पढ़ा है? सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ा, डिस्क्लोजर सारे पढ़े हैं? कितने स्टूडेंट्स ने पढ़ा है? कितने स्टूडेंट्स ने? शाबाश शाबाश। डिस्क्लोजर मैंने बताया ना, हमारे एक सीनियर होते थे, फारूक टाइम में क्या होता था, हर एक का शौक होता ना। जैसे किसी का शौक है फारूक टाइम में फेसबुक, किसी का शौक है व्हाट्सएप, किसी का शौक है यूट्यूब, किसी का क्या नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह, क्रिकेट, और एक शौक तो सबका ही है ना, फारूक टाइम में ऑडिट की रिवीजन करना। तो हमारे सीनियर का एक शौक था, मेरे सीनियर थे, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। फ्री टाइम मिलता था ना, वो किसी कंपनी की फाइनेंशियल, लिस्टेड कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके स्टैंडर्ड साथ रखते थे और लिस्टेड और डिस्क्लोजर में से गलतियां निकाला करते थे। ये स्टैंडर्ड ये डिस्क्लोजर रिक्वायर करता, बड़ा मुश्किल होता है, हर पेज पे गलती नहीं निकलती, लेकिन उनकी इतनी प्रैक्टिस मैच करते रहते थे। अच्छा ये स्टैंडर्ड है, ये डिस्क्लोजर रिक्वायर करता है, लिस्ट दे टिक टिक टिक, इधर से इधर लिस्टेड कंपनी में टिक, और ये पता चलता है डिस्क्लोजर नहीं है।
तो उनकी ये आदत, अब आप खुद सोचें वो इस तरह के प्रोफेशन में भी लोग हैं, तो उनका वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में इस तरीके से काम करते थे, तो प्रोफेशनल लाइफ में कहाँ पे होगा। तो कोशिश करें, टाइम ज़ाया करना भी एक ऑप्शन है, वो भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें आपको बाद में काम देंगी। क्योंकि ये जो एज है ना, आपको इस चीज़ का एहसास नहीं, मुझे इस चीज़ का एहसास है कि ये एज, इसमें जितना टाइम आपके पास होता है, जितनी एनर्जी होती है ना, उसके बाद कभी इतना टाइम, इतनी एनर्जी नहीं मिलती। ठीक है, मुझे यही अफसोस है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो मेहनत करना, मैं भी उसी तरह नॉर्मल बस टाइम गुजारा और समझ, ऑफिस जाते थे, जिस दिन कोई काम नहीं करते थे ना, तो समझते थे कामयाब हो गया आज को अफसोस होता है उन सारे सालों पे जो इस अप्रोच के साथ गुजारे। अब काम करना भी चाहे ना तो बाज़ नहीं कर पाते, लेकिन ये एज जो है ना, इसमें जितना काम, इसे काम से काम करने की आदत डालें और काम करें, नई चीज़ें सीखें, ये आपको मल्टीप्लायर फैक्टर देगा आपकी फ्यूचर लाइफ में। ये वाली चीज़ें तो अवेलेबल हैं, जो भी अभी भी ऑप्शन है ये तो रहेंगी, लेकिन काम करने का टाइम फिर हाथ नहीं आएगा, आगे आपकी मर्जी है। अब हम चलते हैं, हाँ जी, पास्ट पेपर्स की तरह। ठीक है, 2 ही एरियाज थे, हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरिंग में सबसे मुश्किल प्रोसीजर कौन सा लगा आपको? कोई, और सबसे अहम कौन सा लगा? लोन एग्रीमेंट पढ़ना, कंफर्मेशन लेटर सेंड कर, और लोन एग्रीमेंट की कंप्लायंस। केस स्टडी में अगर उसने किसी कंडीशन का एक्सप्लेन करके कह दिया नॉन कंप्लायंस हुई है, फौरन वो कहेगा लोन की अमाउंट छोटी सी है, या कहेगा सॉरी, वो जो कंडीशन है ना, वो कंडीशन वो छोटी सी है, हाँ हो तो गई, शाबाश। और फिर हमें क्वालिटेटिव मटेरियलिटी का कंसेप्ट, सीफैप लेवल पे उसने कंसेप्ट टेस्ट किया था। उसने कहा लोन है, उसकी कंडीशन की वायलेशन हुई है छोटी सी, लेकिन अगर इसको करेक्ट करवाते हैं ना, करेक्ट करवाते हैं, वो कोई मिस स्टेटमेंट थी, उस मिस स्टेटमेंट की अमाउंट इमटेरियल थी, लेकिन उसने कहा अगर इसको करेक्ट करवाओ तो लोन एग्रीमेंट की एक कंडीशन वायलेट हो जाएगी। लोन कंडीशन की अमाउंट स्मॉल थी, तो क्या इमटेरियल इफेक्ट आना चाहिए था? क्वांटिटेटिवली इमटेरियल, क्वालिटेटिवली मटेरियल। क्वेश्चन 11, कह रहा while reviewing the list of trade and other payables at BSE Limited, you have noticed that one of the trade creditor is not in the list. One of the trade creditor is not in the list. कौन सी assertion इफेक्ट? कंप्लीटनेस इफेक्ट हुई, कंप्लीटनेस की assertion गलत हुई, लाइबिलिटीज कंप्लीट नहीं है। State any two order procedure to be performed in relation to completeness assertion for trade payables. अब देखिए, वो देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ ज्यादा पुराना नहीं है, 5-6 साल पुराना है। अब उसने प्रोच चेंज करना शुरू कर दी थी, अब पूरा एरिया नहीं पूछा उसने। क्रेडिटर किसको अंडरलाइन करेंगे, किन 2 अल्फाज को अंडरलाइन करेंगे? 3 को, सिर्फ 3 अल्फाज अंडरलाइन करने हैं। कौन से करेंगे? ट्रेड पेबल्स, जिससे पता चलेगा एरिया कौन सा है, कंप्लीटनेस, जिससे पता चलेगा असर्शन कौन सी है, और 2 प्रोसीजर बताने हैं। एक आधा मुझे एक्स्ट्रा आता है, मैं वो भी लिख दूंगा। एक आधा एक्स्ट्रा लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आई क्या माइंड तो नहीं करता? नहीं करता, बल्कि शाबाश देता है। भाई क्लियर क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम? अब वो आपसे सुनने की जरूरत तो नहीं है, आपको कौन सा आते होंगे? हाँ ठीक, आगे चल रहे हैं। क्या आते हैं, याद किया? वो पेज याद कर रहे हैं कि नहीं? किस स्टूडेंट को वो सारा पेज याद हो गया है? आइए, तो जिस स्टूडेंट को याद हो गया उस स्टूडेंट को इनाम। किस किस पे सारा पेज याद कर रहे हैं? क्लास में कोई सारा तो अभी पढ़ा ही नहीं, सारा नहीं पढ़ा, एक सफा किसने आधा याद कर लिया? आधा याद कर लिया, शाबाश। सिर्फ हालांकि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, लेकिन मैं आपकी रिप्रेजेंटेशन पे रिलाई कर रहा हूं, सुनूंगा भी कुछ नहीं। किसने आधा याद कर लिया? आधा एक आधा कर लिया, शाबाश। आधा पेज, शाबाश शाबाश शाबाश। और किसने आधा याद किया? 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आधा। नो, शाबाश शाबाश, ले लीजिए। 7 नहीं, मैं करूंगा, अच्छा ठीक है। और शाबाश, ये भाई को दे। ये हाइब्रिड क्लास में भी, हाइब्रिड क्लास में कौन हाथ उठाते हैं? मुझे ये दीजिए, ये रेड शर्ट वाले में। इधर पीछे भाई आधा किया है कि नहीं किया? चलिए नेक्स्ट, अब वापिस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, केस स्टडी है भाई, अलर्ट हो जाइए, केस स्टडी आ रही है आपके सामने। रिक्वायरमेंट फॉर ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट मैटर्स, इंडिपेंडेंट का मतलब लगातार बताना है। स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर विच में बी परफॉर्म्ड बाय योर ऑडिट टीम, डिस्कस विद रीजन द इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट। प्रोसीजर भी बताने, इम्प्लीकेशन भी। अच्छा, प्रोसीजर से बाजुकात हमें एविडेंस मिल जाता है, बाजुकात मिलता। जब मैं इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताऊं तो किस सिचुएशन को डिस्कस करूं? जिसमें एविडेंस मिल जाता है उसको
या जिसमें एविडेंस नहीं मिलता उसमें, यानी गुड और बैड दोनों सिचुएशन डिस्कस करूं? चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यही करना है। लेकिन फर्ज कीजिए एग्जाम में अगर मेरे पास टाइम कम है, मैं दोनों को डिस्कस नहीं कर सकता, हालांकि दोनों को कर लेना बेहतर है, लेकिन फर्ज किया एग्जाम में टाइम कम है, दोनों को किसको करूं? नेगेटिव वाले को। शाबाश, ये ज़हन में रखिएगा सोल। तो बातें, अच्छा प्रोसीजर बता रहा है, मैं मार्किंग प्लान बता रहा हूँ। 8 है, 2 सेशन है, 4-4 होंगे मेरा ख्याल है, 1-4, बाकी ऊंच नीच हो सकती है, बात 5-3 भी होते हैं, वो डिपेंड करता है इसमें। अगर केस एक है, इसके अंदर हो सकता है एक ही सेशन हो, इसमें 2 मसले हो, इसमें एक मसला, इसमें 2 मसले, तो वो मार्क्स ऊपर नीचे कर सकता है। रफ एस्टिमेट बना रहा हूँ, 4-4 और इम्प्लीकेशन रिपोर्ट 5-5 तकरीबन, ठीक है। पहला केस, यू आर ए पार्टनर इन द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैटर्स आर अंडर योर कंसिडरेशन। पहला, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फेलरॉन पाकिस्तान लिमिटेड एबीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी 2021, फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी 2021। इसको अंडरलाइन कर लूंगा मैं, क्यों किया भला? ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर, बिल्कुल है। इंक्लूड इन्वेंट्री ऑफ 26 मिलियन दैट वाज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2021 फॉर फुलफिलिंग ए लार्ज स्पेशलाइज्ड ऑर्डर ऑफ ए फॉरेन कस्टमर। कौन सा लफ्ज अहम है? खा गए मार। 2 स्पेशलाइज्ड भी, फॉरेन भी। फॉरेन भी स्पेशलाइज्ड कस्टमर से क्या पता चला? इन्वेंट्री किसी और को नहीं बिक पाएगी, इसको बिकी तो ठीक, वरना फारग है। इन्वेंट्री एनआरवी पे रड। और फॉरेन से क्या पता चला? फॉरेन करेंसी का रिस्क है, ट्रांसलेशन का, और खास तौर पे ईयर एंड पे उसको अपडेट करना होता है। आगे चलते हैं, कहानी किस तरफ लेके जाता है। 2 इश्यूज हमने स्पेशलाइज्ड को अंडरलाइन किया। फॉरेन, ड्यू टू सडन इंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन इन द फॉरेन कंट्री, कस्टमर कैंसल्ड द ऑर्डर ऑन द 28 जनवरी 2021। उसी साल वाले तो सारे ऑटोमेटिकली एडजस्टिंग ही होते हैं। द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोड दैट ईपीएल's प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 130 मिलियन। अब एक तो हमने पहले देख लेना इशू मटेरियल सिग्निफिकेंस, ठीक है। सबसे पहले मैटर को क्या होना चाहिए इसमें बताइए, डिस्कस, इवैल्यूएट द सिचुएशन। इवैल्यूएट द सिचुएशन क्या करना है? इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट एनआरवी एंड फॉरेन करेंसी बैलेंस शुड बी अपडेटेड एट यूजिंग बैलेंस शीट रेट्स, बैलेंस शीट डेट के रेट्स। ये पता ना आपको, फॉरेन करेंसी सीखा हुआ ना। ट्रांजैक्शन पास्ट में हो रहे, ये रनिंग वाला होगा ना, एक ही डाटा थोड़ी होगा। एक मिनट, अच्छा आपको इससे, मैं इससे ये इंफॉर्मेशन ले रहा हूं कि ये पास्ट में भी इसके साथ ट्रांजैक्शन चल रही हैं और अब ये वाला ऑर्डर भी इसने दिया है। आपको लग रहा है कि पास्ट का अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें बड़ी डिस्कशन इन्वेंट्री के ऊपर, ये भी ठीक है। एक क्वेश्चन था उसमें उसने बता दिया था कि इन्वेंट्री है, और साथ ही साथ उसने डेटर का क्लोजिंग बैलेंस भी बता दिया था कि इसे इतना रिसीवेबल है। उसमें फिर आपने फॉरेन करेंसी का भी जिक्र करना, डेटर का भी था और फॉरेन करेंसी का भी था। तो यहां पे अब हमारे प्रोसीजर्स क्या होंगे? एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री। अब मैं आपसे वो डिटेल डिस्कस नहीं, मैं सिर्फ एनालिसिस करवा रहा हूं, आपको उस जगह तक पहुंचा रहा हूं। देखिए प्रोसीजर आपको मैंने सिखा दी है, एक एक प्रोसीजर बता दिया, याद करने के लिए लास्ट पेज भी दे दिया। अब केस स्टडी है, केस स्टडी को पढ़ के आपको एनालाइज करवाना सिखा रहा हूं कि आपने रेलिवेंट एरिया पे कैसे पहुंचना है। अब वो ऑलरेडी पहले चूंकि सिखा चुका हूं, अब दोबारा यहां पे डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है कि एनआरवी के प्रोसीजर क्या होंगे। एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री के प्रोसीजर दोबारा डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है, डिस्कस कर चुके हैं, याद हैं। क्या करेंगे बताइए? अभी तो आपने कहा याद है सर, दोबारा डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। देखेंगे किसी और को सेल हो सकते हैं, क्या अल्टरनेट यूज है? सेल प्राइस ईयर एंड के बाद क्या है इनकी, ठीक है। और क्या करेंगे? मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या, मैनेजमेंट की इंटेंशन क्या है, इस स्टॉक का क्या करना है, फिजिकल इंस्पेक्शन कर लेंगे। अच्छा एक चीज और मुझे याद आ गई अभी, वो एडवांस ईफैब लेवल पे था, इसमें अगर आपको लगे कि ये रेलिवेंट है तो पिक कर लीजिएगा, वरना पॉइंट छोड़ दीजिएगा। कस्टमर के साथ एग्रीमेंट पढ़ के देखेंगे, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट क्या किसी पार्टी ने पेनल्टी पे करनी है कि नहीं, और अगर पे करनी है तो उसको भी रिकॉर्ड करना चाहिए। पिक करते हैं, समझ आता है ये पॉइंट, इसको लिख लीजिएगा। फिर इसको भी, जहां कहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, डैमेज है, हाँ एग्री हो चुका, आप फिर आप वैल्यूएट करेंगे ना, फिर कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के देखेंगे, ठीक है, कि ये वर्चुअली सर्टन है कि नहीं। अगर वर्चुअली सर्टन हो तो रिकॉर्ड करेंगे, वरना डिस्क्लोज कर देंगे। भाई वन क्लियर? वन में मेन इशू क्या था?
वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के ऊपर, लेकिन इसमें हल्का सा फॉरेन करेंसी का इंपैक्ट भी आया और डैमेजेस का भी आया। अच्छा, अगर ये सब कुछ ठीक रिकॉर्ड हो जाता है तो अनमोडिफाइड में, लेकिन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की वजह से की ऑर्डर मैटर आएगा। इन्वेंट्री रीवैल्यू, सॉरी एनआरवी भी आ रही है ना, इन्वेंट्री की एनआरवी तकरीबन वैसा ही है जैसे फिक्स एसेट की रिवैल्यूएशन, कॉस्ट में नहीं है तो मार्केट वैल्यू आ रहे होते। और अगर इसकी रिकॉर्डिंग ठीक नहीं की गई, मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो मटेरियल। अच्छा हाँ, इसमें इफ करना ही नहीं है, अमाउंट्स दी हुई है इसमें तो इफ करना ही नहीं है, ठीक है। एंड और की ऑडिटर शैल आल्सो रेफर इन की ऑडिट मैटर सेक्शन, in key audit matter section auditor shall also refer to basis for qualified opinion section. In key audit matter section auditor shall also refer to basis for qualified opinion section. Second issue देखते हैं। During the audit of Stellar Limited, the management informed the audit team that its largest customer Aether Limited has recently notified that it will not renew its contract with SL, which is due to expire on 30 जून 2021। सबसे अहम चीज सुने, क्या अगले एक साल के अंदर कस्टमर जा रहा है कि एक साल के बाद? एक साल के अंदर। तो गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी कि नहीं? ठीक है। सेल्स फ्रॉम यल कंस्टिट्यूट 70% ऑफ टोटल रेवेन्यू, परसेंट हालांकि लास्ट में बता दिया था 70% सेल गई, एक क्लाइंट गया तो कंपनी भी गई मुझे। द मैनेजमेंट हैज फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट दे आर इन नेगोशिएशन विद यल एंड आर होपफुल टू रिटेन द कस्टमर। नेगोशिएशन चल रही है, मैनेजमेंट तो हर चीज में होपफुली होती है। हाँ जी बताइए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? अच्छा दो चीजें, दो मेजर क्वेश्चन मेरा है कि क्या जो इवेंट्स या कंडीशन आइडेंटिफाई होने के बाद एडिशनल प्रोसीजर हमने पढ़े थे, याद है आपको? गोइंग कंसर्न वाले लर्निंग ऑब्जेक्टिव में दो तरह के प्रोसीजर थे, एक थे टू आइडेंटिफाई, एक थे ऑन। ऑन आइडेंटिफाइंग वाले प्रोसीजर आएंगे कि टू वाले? हाँ ऑन वाले आएंगे, लेकिन ऑन वाले में आपने स्पेसिफिक टू इवेंट प्रोसीजर लिखने हैं पहले, उसके बाद अगर वो मार्क्स पूरे ना हो रहे हों तो आप जनरल वाले भी लिख दें। कैश फ्लो फॉर कॉस्ट है वो भी रेलिवेंट है, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस किसको देनी है पहले? स्पेसिफिक तो जनरल भी लिखने की इजाजत है, लेकिन सिर्फ जनरल लिख के खत्म नहीं करना, स्पेसिफिक वाले लाजमी लिखने हैं। जनरल भी लिखें लेकिन स्पेसिफिक वाले, ये बात समझ आ रही है? डेटर के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट को इंस्पेक्ट कर लेंगे, निगोशिएशन का स्टेटस देखेंगे, ये राउंड के बाद देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ कि नहीं हुआ, कस्टमर अपडेटेड स्टेटस लेंगे, ठीक है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग चेक कर लेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या डिस्कशन हो रही है। तो वो वाले प्रोसीजर गोइंग कंसर्न वाले तो लिखने ही है, लेकिन स्पेसिफिकली लिखने हैं, वो जनरल है, वो हर कंडीशन के साथ फिट हो जाते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन आपने इसके ऊपर अमल नहीं करना, आपने सारे जनरली फिट करने हैं, मुझे पता है आप पेपर में ऐसे ही करते हैं। हालांकि बता रहे हैं वो डेटर वाला मसला है, इससे रिलेटेड भी तो प्रोसीजर है। तो ये रूल बताया ना आपको, किसी भी केस स्टडी में कोई भी इवेंट डिस्कस कर दे, अगर प्रोसीजर पूछ रहा है ना, हमने उसको जरूर इंक्लूड करना। इस केस में कोई प्रॉब्लम? ऊपर वाला केस बेसिकली रिलेट करता था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से, और ये सेकंड वाला रिलेट करता था गोइंग कंसर्न से। जब इवेंट आइडेंटिफाई हो गया तो ऑडिटर ने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। जी मेरे भाई, देखिए ईयर एंड के बाद भी चला जाता तो गोइंग कंसर्न हमेशा एक एडजस्टिंग इवेंट होता है, वो ईयर एंड के बाद भी उसको इंक्लूड कर। अच्छा अब मुझे ये बताइए, अगर वो कह देता है कि इसकी काउंटिंग और डिस्क्लोजर सही रिकॉर्ड हो गया है, आप इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट में किस पॉसिबिलिटी को कवर करता है? सिर्फ मटेरियल अनसर्टेनिटी को या के तीनों को? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट में सिर्फ एक सिचुएशन गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी वाली डिस्कस करनी चाहिए? कितनों का ख्याल है तीनों डिस्कस करनी चाहिए? बाकियों का क्या ख्याल है? ऑडिट छोड़े मुझे अपना ख्याल बताएं क्या। मेरा ख्याल यह है कि तीनों डिस्कस कर देना बेहतर है, सेफर साइड पे, क्योंकि उसने क्लियरली क्वेश्चन में बताया नहीं कि ऑडिटर का कंक्लूजन क्या है। अब इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट डिपेंड करता है ऑडिटर के कंक्लूजन पे, और चूंकि क्वेश्चन में नहीं बताया, तीनों पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करना चाहिए। नेक्स्ट, चलो ठीक है, इस वीक में मैंने कहा आपकी चलेगी, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीक में फिर मेरी चलेगी। ये हम आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।